अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें तो पलक झपकते ही हो जाती हैं और कुछ को सदियां लग जाती हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज बदले भी या नहीं, बल्कि ये भी बताता है कि कितनी तेजी से बदलेगी। और सच कहूं तो असली मजा तो इसी में है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, साइंस के हिसाब से जो हीरा है ना, वो असल में धीरे धीरे एक मामूली पेंसिल की नोक यानी ग्रेफाइट में बदल रहा है। पर जाहिर सी बात है, ऐसा होता तो नहीं है, तो फिर क्यों? भाई, इस क्यों का जवाब ही है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक गतिकी, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले जानेंगे कि हीरे हमेशा क्यों बने रहते हैं, फिर देखेंगे कि बदलाव की इस रफ्तार को नापते कैसे हैं, इसके नियम क्या हैं, और आखिर में उस मास्टर चाबी को समझेंगे जो हर केमिकल चेंज की स्पीड को कंट्रोल करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है केमिस्ट्री के 2 बड़े आइडियाज के बीच एक टक्कर से। एक तरफ सवाल है, क्या ये हो सकता है? और दूसरी तरफ सवाल है, अगर हो सकता है तो कितनी तेजी से? और यहीं पर देखिए 2 अलग अलग फील्ड्स सामने आती हैं। एक है थर्मोडायनामिक्स, जो बस हाँ या ना में जवाब देती है। क्या हीरा ग्रेफाइट बन सकता है? वो कहेगी हाँ बिल्कुल बन सकता है। लेकिन फिर आती है केमिकल काइनेटिक्स, जो ज्यादा काम का सवाल पूछती है, भाई कितनी तेजी से? और हीरे के हमेशा बने रहने का राज वो इसी सवाल के जवाब में छिपा है। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड के इस खेल को समझना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि स्कोर कैसे देखते हैं, है ना? मतलब हम किसी केमिकल चेंज की रफ्तार को आखिर नापते कैसे हैं? देखिए, ये बहुत आसान है। सोचिए कि कोई चाय बना रहा है, तो रिएक्शन की रफ्तार का मतलब बस ये नापना है कि चीनी और चाय पत्ती कितनी तेजी से खत्म हो रही है, या फिर तैयार चाय कितनी तेजी से बन रही है। बस इतना ही है। अब इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये देख लो कि जो शुरू का सामान है, जिसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, वो कितनी तेजी से कम हो रहा है। इसीलिए यहाँ एक माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि कुछ घट रहा है। या फिर ये देख लो कि जो फाइनल चीज बन रही है, यानी प्रोडक्ट, वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां प्लस का साइन। बात एक ही है, कहानी वही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग। और असल दुनिया में ना, ये स्पीड बहुत अलग अलग होती है। मतलब एक तरफ तो कुछ रिएक्शंस इतने तेज होते हैं, एकदम बिजली की तरह, जैसे सिल्वर क्लोराइड का बनना, और दूसरी तरफ कुछ इतने धीरे होते हैं, इतने धीरे कि उन्हें होते हुए देखना भी मुश्किल है, जैसे लोहे पर जंग लगना। चलो, नापना तो सीख लिया, पर सवाल यह है कि क्या हम इस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या कम से कम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज होगी? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसे कहते हैं रेट लॉ या दर नियम। अब ये रेट लॉ बनता कैसे है? सोचिए, ये 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा समान होगा रिएक्शन उतना तेज होगा। दूसरा, इसी बात को हम मैथ्स की भाषा में लिख देते हैं। तीसरा, हम इसमें एक रेट कांस्टेंट यानी के जोड़ते हैं, जो हर रिएक्शन का अपना एक खास नंबर होता है। और चौथा, बस हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल जाती है, और इसमें जो x और y है ना, वो बताते हैं कि कौन सा सामान कितना असर डाल रहा है। अच्छा, तो ये जो x और y थे, जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो एक नंबर मिलता है। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। आप इसे एक तरह की सेंसिटिविटी रेटिंग समझ सकते हैं। ये हमें बताती है कि अगर हम सामान को थोड़ा भी कम ज्यादा करें तो स्पीड पर कितना बड़ा या छोटा असर पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि ये x और y, ये जादुई नंबर आते कहाँ से हैं? क्या हम बस रिएक्शन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं? और यही आता है सबसे बड़ा नियम। आप इसे सिर्फ कागज पर देखकर पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं। रिएक्शन का ऑर्डर कोई थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट है, एक सच्चाई है। और सच्चाई जानने के लिए तो भाई लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है। तो चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं। ये हमारे सामने एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इस टेबल में 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब हम शुरू के समान यानी NO और O2 की मात्रा को बदलते हैं तो रफ्तार पर क्या असर पड़ता है। जवाब इसी में छिपा है। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को देखते हैं। इसने ऑक्सीजन की मात्रा सेम रखी है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड को ठीक डबल कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या रफ्तार भी डबल हुई या कुछ और ही हुआ? चलिए देखते हैं। अरे वाह, रफ्तार तो 4 गुना बढ़ गई।
ये हुई ना बात। मतलब हमने सामान तो किया डबल, लेकिन रफ्तार हो गई 4 गुना। इसका सीधा सा मतलब है कि इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड का असर बहुत ज्यादा है। मैथ्स में कहें तो रेट जो है वो NO की कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। यहाँ 2 शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। एक हमें बताता है कि हमें बाहर से क्या दिख रहा है और दूसरा बताता है कि मॉलिक्यूल्स के लेवल पर असल में क्या हो रहा है। मॉलिक्यूलैरिटी यानी आणविकता एक बहुत ही सिंपल आइडिया है। इसका मतलब है कि एक रिएक्शन के एक स्टेप में एक ही टाइम पर कितने मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ता है। बस 2 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं या 3, यही गिनती मॉलिक्यूलैरिटी है। तो फर्क क्या हुआ? ऑर्डर, जैसा हमने देखा, एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। ये 0 या फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ये पूरे रिएक्शन पर लागू होता है। वहीं दूसरी तरफ मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल चीज है। ये हमेशा एक पूरा नंबर होगा और ये सिर्फ एक छोटे से स्टेप के लिए होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े पर। यही वो आइडिया है जो न सिर्फ हीरे के राज को खोलेगा बल्कि हर धीमे रिएक्शन के पीछे की वजह भी बताएगा। देखिए, ज्यादातर केमिकल रिएक्शन एक झटके में नहीं होते। वो एक कार बनाने वाली असेंबली लाइन की तरह होते हैं, जहां काम अलग अलग स्टेप्स में होता है, एक के बाद एक। इस पूरी सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब जरा सोचिए, अगर उस असेंबली लाइन में कोई एक वर्कर बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा हो, तो क्या पूरी लाइन तेज चल सकती है? कभी नहीं। पूरी लाइन की स्पीड उस सबसे धीमे वर्कर पर ही टिक जाएगी। बस केमिस्ट्री में भी यही होता है और इसी सबसे धीमे स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे एक रिले रेस की तरह भी समझ सकते हैं। टीम में भले ही दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला हो, लेकिन टीम की जीत हार तो हमेशा टीम के सबसे धीमे दौड़ने वाले पर ही निर्भर करती है ना? केमिकल रिएक्शंस का भी यही हाल है। उनकी स्पीड कभी भी उनके सबसे धीमे स्टेप से ज्यादा नहीं हो सकती। तो चलिए वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। हीरे हमेशा के लिए क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हीरे से ग्रेफाइट बनने की जो रिले रेस है ना, उसका सबसे धीमा धावक वो इतना ज्यादा धीमा है कि उसे अपनी दौड़ पूरी करने में अरबों साल लग जाएंगे। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। केमिस्ट्री में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या बन रहा है, असली कहानी तो इस बात में है कि वो कितनी तेजी से बन रहा है।